वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में बात करते हैं जी करंट अफेयर्स के एक इशू की, और जिसमें देखते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ की कैबिनेट कमेटीज़ बाय प्राइम मिनिस्टर, कि जो की कैबिनेट की कमेटीज़ हैं, खास करके 3 जो कमेटीज़ हैं उनको प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब जो हैं इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट कर दिया या इनकी तंजीमें नो कर दी है। तो इसको देखते हैं कौन कौन सी 3 कमेटीज़ हैं और में क्या जो है वो चेंजेस की गई हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या केयर टेकर कैबिनेट जो है वो चेंजेस कर सकती है या नहीं कर सकती। जैसे रज़ा रब्बानी साहब जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर कंसर्न शो किए कि भाई ये तो इसका मतलब गवर्नमेंट तो जाएगी नहीं, क्योंकि तो खुद ही अपनी से ही लॉ जो है वो बना रहे हैं और खुद ही उसको अप्लाई कर रहे हैं, जबकि पार्लियामेंट तो है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे में अब ये क्या जो है किस तरह से आगे जाएगी गवर्नमेंट, तो डिस्कस करते हैं। अब देखिए 3 जो की कमेटीज़ हैं, सबसे पहली जो कमेटी है कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी CCOE जो है इसको डाउनग्रेड किया गया है, यानी इसके मेंबर्स की तादाद को कम किया गया है। दूसरी कमेटी जो है कैबिनेट कमेटी ऑन चाइनीज इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट फर्म, इसको बनाया गया है। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी चेंजेस की गई हैं ये कहा जा रहा है वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट के लिए की गई हैं। ठीक है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि देखिए जिस टाइम पे जो PMLN की गवर्नमेंट थी उसने जो पावर ज्यादा की थी केयर टेकर सेटअप की, तो उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं पाकिस्तान के, यानी जो पाकिस्तान की माशी हालात हैं, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम जो है वो IMF के साथ भी काम कर रहे हैं। तो जब तक हम इख्तियार नहीं देंगे केयर टेकर सेटअप को तो तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, तो इसलिए ये बनाई जा रही है। और थर्ड कमेटी जो है कैबिनेट कमेटी फॉर डिस्पोजल ऑफ लेजिस्लेशन केसेस रिकॉन्स्टिट्यूटेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये है छड़ी। अब आपने छड़ी पकड़ा दी अगर केयर टेकर गवर्नमेंट के हाथ में, तो अब वो छड़ी मैजिकल छड़ी है, वो जो मर्जी करे। इसकी मिसाल यूं ही लें आप कि देखिए जब PDM गवर्नमेंट आई तो PDM गवर्नमेंट अपनी अपनी राय है, लेकिन मैं एक छोटी सी आपको राय देता हूं कि जैसे नैब के केसेस थे, चाहे वो सही थे या गलत थे, लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि चेंजेस करके नैब के केसेस ही अपने माफ करवा लिए, क्योंकि अब वो नैब लॉज ही चेंज कर दिए। बात समझ रहे हैं ना, कि कहानी जड़ से ही खत्म कर दी, केसेस ही चेंज, उन्होंने पूरे के पूरे लॉज चेंज करवा लिए। अब इसी तरह से ये जो केयर टेकर सेटअप है, ये एक्चुअली में जब इसके पास लॉ मेकिंग की पावर आ चुकी है, किस नाम के ऊपर, इकोनॉमी के नाम के ऊपर, तो ये अपने लिए जो मर्जी लॉ बनाए। ये लॉ बना सकते हैं कि भाई हमने अगले 4 साल जो है इलेक्शन नहीं करवाने, इन्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इख्तियार इनके बढ़ा दिए गए। तो यहां पे प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए एक्चुअली में अगर हम देखते हैं तो होता क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं, ये थर्सडे को यानी कि 24 अगस्त 2023 को इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया, और उस नोटिफिकेशन में जो की कमेटीज थी, 3 कमेटीज जिनका मैं जिक्र कर चुका हूं, उनको इन्होंने क्या किया जी, उनको इन्होंने रीफर्म किया या तंजीमें नो उनकी कर दी। ठीक है, अपनी पावर्स को यूज करते हुए, जो कि इससे पहले पॉसिबल नहीं था। इससे पहले यानी केयर टेकर जो गवर्नमेंट थी उसका काम क्या था, आना और इलेक्शंस करवाना, और इलेक्शंस तक उसने सिर्फ यहां पे सिर्फ इलेक्शन में कोऑर्डिनेट करना होता था केयर टेकर गवर्नमेंट ने, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है डे टू डे उसको मैनेज करना होता था कि भाई मुल्क सही से चल रहा है, वो कुछ भी नया नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने आते ही सबसे पहले क्या काम किया कि सबसे पहले अपनी पावर्स को यूज किया और तंजीमें नो कर दी 3 मेजर कमेटीज की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इनका जो फोकस है वो किसके ऊपर है, ग्रेटर फोकस ऑन चाइनीज इन्वेस्टमेंट के, किसी तरह से चीन से जो है वो इन्वेस्टमेंट आए, और इसका मतलब ये है कि फिर केयर टेकर गवर्नमेंट ही जो है वो उसका क्रेडिट ले और वहां पे वो अपने आप को सेटल कर दे, और इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, ये कहा जा रहा है। अमेंडमेंट टू द 2017 इलेक्शन एक्ट, पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं ताकि जो है हमें ये समझ आए कि ये किस तरह से चेंजेस की गई हैं। अब देखिए जो PMLN की गवर्नमेंट है उसने जाते जाते 54 अमेंडमेंट्स जो हैं वो प्रपोज की थी, यानी 54 लॉज आप कह सकते हैं उसने एक तरह से पास किए। तो ये जो 54 अमेंडमेंट्स थी ये इन्होंने 2017 एक्ट जो है इलेक्शन का उसके अंदर जो है वो कर दी चेंजेस जाते जाते। ठीक है, यानी 2017 का जो हमारा इलेक्शन एक्ट है उसके अंदर चेंज कर दिया गया। अब जो अमेंडमेंट्स थी उनमें क्या चेंजिंग की गई, सेक्शन 230 जो है, जो एक्चुअली में जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट को डील करता है, और क्या डील करता है कि भाई केयर टेकर गवर्नमेंट वो है ही केयर टेकर, उसने सिर्फ केयर करनी है। आप जब अपने घर में पीछे किसी को छोड़ के जाते हैं, ठीक है, इस जिम्मेदारी के साथ कि भाई उसने सिर्फ उसकी देखभाल करनी है, कोई डिसीजंस नहीं लेने। तो अल्टीमेटली यही काम है केयर टेकर सेटअप का, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सेक्शन 230 या खासकर जो इलेक्शन एक्ट है हमारा वो ये डिफाइन करता है कि क्या रोल होगा। तो उसी के अंदर
अंदर उन्होंने क्या किया, चेंजेस कर दी। और अमेंडमेंट्स के थ्रू उन्होंने क्या किया कि भाई ये कहा कि भाई जो हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, क्योंकि हमारी मैशत इस टाइम पे बहुत ख़राब हालात में है, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट का बहाना बना के या इनको सामने रख के ये कहा गया कि अब जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे डे टू डे जो है वो हमें डिसीजंस लेने पड़ेंगे। किसको? केयर टेकर सेटअप को। लेकिन अगर हम लॉ चेंज नहीं करेंगे तो वो डिसीजन कैसे ले सकेगी, इसलिए इसको ज़रूरी है। तो उन्होंने ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए और एग्रीमेंट्स के लिए जो है क्या कर दिया जी, पावर्स को बढ़ा दिया। समझ रहे हैं बात को? केयर टेकर गवर्नमेंट की पावर को बढ़ा दिया जाते जाते नून लीग की गवर्नमेंट ने या पीएमएलएन ने, नाम यहाँ पे नून लीग का आ रहा है, खैर ये पीडीएम की गवर्नमेंट ने ही जो है वो बढ़ाया। तो कंट्रोवर्सी इसके ऊपर क्या पैदा हो रही है जी कि अब ये जो है ये किस तरह से आगे बढ़ेगा और किस तरह से रीड्राफ्टिंग होगी, अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्लियामेंट तो जा चुकी है। तो जब पार्लियामेंट जा चुकी तो हम ये कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है और पाकिस्तान एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो इसका मतलब सारे लॉज जो पास होने हैं पार्लियामेंट से होने हैं। ऐसा ही है, सिर्फ सेनेट तो लॉज पास नहीं कर सकती। तो अब सवाल ये है कि जब पार्लियामेंट तो नेशनल असेंबली तो है ही नहीं, तो लॉज पास कैसे होंगे? तो अब यहां पे जब चेंजिंग कर दी तो अब यहां पे जो है वो बहुत ज्यादा आसानी हो गई। अब जो पहली कमेटी है अगर उसको हम देखते हैं तो कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी, ये कैबिनेट की जो कमेटी थी एनर्जी के ऊपर, जिसको CCOE का नाम दिया गया, इसको डाउनग्रेड किया गया है, ठीक है। अब इसको कौन कौन हेड कर रहा है जी? CCOE को, जो कैबिनेट की एनर्जी कमेटी है, इसको मिनिस्टर ऑफ पावर एंड पेट्रोलियम जो है वो लीड कर रहे हैं, मोहम्मद अली, जो अभी केयर टेकर कैबिनेट के मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर लीड नहीं कर रहे, जो इससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब लीड किया करते थे। यानी इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर से जो है वो इख्तियार, प्राइम मिनिस्टर ने अपना इख्तियार किसको दे दिया? पूरे का पूरा इख्तियार जो है वो मिनिस्टर साहब को दे दिया कि आप इसे अब लीड करेंगे। और इसकी जो कंपोजिशन है उसको जो रिड्यूस किया गया है 5 मेंबर्स तक, पहले ये 8 मेंबर्स थे, ठीक है, यानी 8 से इसको कम करके 5 पे कर दिया गया है। अब इसमें जो मिनिस्टर ऑफ पावर है, फाइनेंस है, प्लानिंग है और वाटर रिसोर्सेज का मिनिस्टर है, वो तो एज मेंबर रहेंगे, ठीक है जी, वो उसी तरह से मेंबर्स हैं। लेकिन इसमें से जो मिनिस्टर ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है और स्टेट एंड फ्रंटियर रीजन के हैं, उनको रिमूव कर दिया गया, ठीक है। यानी ये तो इसी तरह से रहेंगे, पावर, फाइनेंस, प्लानिंग के और वाटर रिसोर्सेज के एज इट इज हैं, लेकिन मैरीटाइम अफेयर्स के, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के और स्टेट और फ्रंटियर के जो रीजन्स के हैं, इनको रिमूव कर दिया गया है। तो इसकी 8 से तादाद जो है वो 5 कर दी गई। और साथ में प्राइम मिनिस्टर अब डायरेक्टली से लीड नहीं करेंगे, बल्कि जो मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम के और एनर्जी के, वो इसे लीड करेंगे। और इससे पहले जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर इसको कौन लीड कर रहा था? इसको लीड कर रहे थे जी जो मिनिस्टर हैं वो लीड कर रहे थे, पावर एनर्जी सेक्टर के मिनिस्टर जो है उसको लीड किया करते। तो पीडीएम ने फिर गवर्नमेंट यानी उसको चेंज कर दिया, तो वो प्राइम मिनिस्टर्स को लीड करना स्टार्ट हो गए। तो उसका मतलब पहले कुछ और था, फिर पीडीएम ने कुछ और कर दिया और अब जो है वापस ये मिनिस्टर साहब के पास चली गई है। अब एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन की अगर बात करते हैं, देखिए एक्सक्लूजन क्या हुई है, मिनिस्टर ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स की, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की और स्टेट और फ्रंटियर्स की रीजन्स की रिमूव हो गए हैं। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी इसके अंदर जो शामिल थे जूनियर कैबिनेट के, ठीक है, वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया करते थे। वो 10 मेंबर्स थे जिनको रिड्यूस करके अब 9 कर दिया गया, यानी उसमें से भी एक खत्म कर दिया गया। और जो ओगरा वगैरह के जो थे या नेपरा के जो थे वो उसी तरह से एज इट इज शामिल हैं, उनको रिमूव नहीं किया गया है। और साथ में किनको जो है वो एडवाइजर्स के तौर पे पीएम की तरफ से इनवाइट किया गया इसके अंदर, फाइनेंस एंड एस्टेब्लिशमेंट को और डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग जो है उस प्लानिंग कमीशन को इनवाइट किया गया है। तो ये इसका मतलब ऐड हो गए हैं और जो सब्सट्रैक्ट हुए हैं वो ये जो है वो चले गए हैं, माइनस हो गए हैं। तो ये पहली कमेटी हमारे पास आ रही है। अब इसका अगर हम रोल देखते हैं, रोल एंड जुरिसडिक्शन ऑफ CCOE की, ये जो एनर्जी की कमेटी है इसका रोल क्या है? तो CCOE जो है ये फोकस कर रही है एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर और एनर्जी की पॉलिसीज के ऊपर, खास करके जो CPEC के हवाले से हैं। यानी पार्टिकुलरली इसका जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है कि भाई CPEC के हवाले से जितनी भी जो है हमारी एनर्जी जो तवानाई के जो मंसूबे चल रहे हैं, ठीक है, या जिनको बनना है, उनके ऊपर जो है मेजरली इसका फोकस किया जा रहा है। और एम्फेसिस किसके ऊपर दिया जा रहा है कि जो CPEC के रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो है किसी तरह से स्पेसिफिकली अपने लिमिटेड टाइम या टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट किया जाए। यानी इसकी रिकंस्ट्रक्शन का पर्पस क्या बताया गया कि भाई CPEC को हम फास्ट करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि चाइनीज इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है ना, कि जब वो फास्ट होगी तो जाहिर बात है पिछले प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे तो अगले स्टार्ट होंगे और उनके लिए पैसे पीछे से आएंगे, ठीक है, ये इसका रोल है। दूसरी जो कमेटी है वो है जी कैबिनेट कमेटी ऑन चाइनीज इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, CCOCIP फर्म, ये बनाई गई है, ठीक है। अब इसमें 9 मेंबर्स जो हैं कमेटी के अंदर बनाए गए हैं और उसका पर्पस क्या है जी? ओवरसीज चाइनीज प्रोजेक्ट्स जो है उनकी इन्वेस्टमेंट लेके आना, यानी बाहर से जो चाइनीज हैं उनके किसी तरह से पैसे पाकिस्तान में लेके आना और इन्वेस्टमेंट को सबसे यहां पे टॉप पे रखा गया है।
और इसमें मेंबर्स की तादाद जो है वो कम रखी गई है, क्योंकि अल्टीमेटली केयर टेकर कैबिनेट है, तो केयर टेकर कैबिनेट में जो है मेंबर्स की तादाद वैसे ही जो है मिनिस्टर्स जो हैं वो कम होते हैं उनकी तादाद, तो इसलिए कम रखी गई है। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसको पर्सनली लीड कर रहे हैं, यानी सबसे बड़ा जो है वो इसको अहमियत दी गई है कि प्राइम मिनिस्टर साहब वो किसको लीड करेंगे जी, वो इन्वेस्टमेंट्स लाने को लीड करेंगे कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, FDI है, वो किसी तरह से पाकिस्तान के अंदर आए, पैसा आए पाकिस्तान के अंदर। तो ये कमेटी जो है फॉर्म की गई है जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब खुद हेड कर रहे हैं। अब इसमें क्या है जी, स्पेशल इनिशिएटिव्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ CCO-CIP क्या है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो लेके आ रहे हैं, इसमें जो नंबर्स हैं वो स्पेशल इनिशिएटिव्स के इंक्रीज कर दिए गए हैं, 20 से 17 कर दिए गए हैं, ठीक है, सॉरी 17 से जो है वो 20 कर दिए गए हैं, यानी इनके मेंबर्स जो है वो बढ़ा दिए गए हैं इस कैबिनेट कमेटी के जो फॉर्म की गई है। और दूसरा क्या है जी, कमेटी इंश्योर करेगी प्रोग्रेस को और रिजॉल्व करेगी इश्यूज को रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इश्यूज और चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को लेके, कि जो भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट के रास्ते में जो हर्डल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी एक्चुअली में वो काम जो कि एक प्रॉपर गवर्नमेंट करती है। प्रॉपर गवर्नमेंट का मतलब ये है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो काम करती है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट वाले काम जो है वो केयर टेकर कैबिनेट करेगी, यहाँ पे डिसीजंस लेगी, उनको इंश्योर करेगी, वहां पे नए प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग करेगी और इन सारी चीजों को देखेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और थर्ड जो कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है वो क्या है जी, कैबिनेट कमेटी फॉर डिस्पोजल ऑफ लेजिस्लेशन केसेस, CCLC रिकॉन्स्टिट्यूटेड। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये एक्चुअली में जो है वो छड़ी है, ठीक है, ये वो छड़ी है जिसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं या केयर टेकर कैबिनेट कुछ भी कर सकती है, क्योंकि ये छड़ी इनके हाथ में दे दी गई है कि भाई आप लॉज बनाते जाओ, क्योंकि मुल्क ने कैसे चलना है, लॉज के अकॉर्डिंगली चलना है, हुकूमत ने कैसे चलना है, लॉज के अकॉर्डिंगली चलना है, तो आप लॉज बनाते जाओ और अपने लिए रास्ते खोलते जाओ, सिंपल ये है। अब इसमें क्या है कि लीड बाय मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, के इसको लीड कौन कर रहा है, जो लॉ के मिनिस्टर हैं, वजीर कानून जो हैं वो इसको लीड कर रहे हैं। और इसके मेंबर्स जो हैं वो हैं जी इंफॉर्मेशन के, प्लानिंग के, रिलीजियस अफेयर्स के और IT और टेलीकॉम के इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। अब चेंजेस की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो इसकी जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एग्जामिनिंग लेजिस्लेशंस अलाइनमेंट विद कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स, कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कोई भी लॉ जो बना हुआ है जो फिलहाल हमारे रास्ते में आ रहा है, यानी कि हमारी तरक्की के रास्ते में आप ये कह सकते हैं, या मईशत के रास्ते में जिसका नाम दिया गया है कि मईशत को कोई भी ऐसी चीज जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लाने से रोक रही है या उसके रास्ते में कोई रुकावट बन रही है, तो उस लॉ को फौरन से पहले चेंज किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, चेंज किया जाए, यानी वो काम जो पार्लियामेंट करती थी वो ये कमेटी करेगी। समझ रहे हैं बात को। तो उन लॉज को जो है वो बनाना या जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं जो कि रोक रहे हैं उनको जो है खत्म करना, तो इंश्योर करना कंप्लायंस को, और एग्जिस्टिंग लॉज जो हैं या जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनको फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली लाना, ठीक है, कि भाई कोई भी ऐसा लॉ नहीं होना चाहिए या जो बना हुआ है वो जो हमारी मैशत या तरक्की को रोक रहा है उसको चेंज किया जाए फौरन से पहले। और इसके साथ साथ ये क्या करेगी, ये रिकमेंडेशंस देगी लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स की और गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेके। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये है कि जैसे मैं कह रहा हूं कि ये छड़ी है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जहां जहां पे ये महसूस करेंगे कि भाई हमें यहां पे ये कह सकते हैं कि भाई 3 महीने में क्योंकि जो है वो हमारी मैशत ठीक नहीं हो सकती, इसलिए हमें 1 साल चाहिए, तो 1 साल हो जाएगा मैशत के नाम के ऊपर, क्योंकि लॉज ये खुद बना रहे हैं। इसी तरह से अगर कोई और लॉ चेंज करना है, किसी और के हाथ में पावर्स देनी है, आदि तो खैर दी जा चुकी है, अब क्या बचा, लेकिन फिर भी अगर किसी और के हाथ में पावर्स देनी है तो ये दे सकते हैं, ठीक, क्यों, क्योंकि इनके पास भी वही पावर्स हैं जो नॉर्मल गवर्नमेंट की पावर्स हैं, तो इसका मतलब ये हर तरह की पावर्स कर सकते हैं यूज। और मजे की बात ये है कि इनको किसी नेशनल असेंबली के अंदर कहीं पे लेकिन जाना पड़ेगा, क्योंकि सेनेट तो मौजूद है, लेकिन सेनेट में आपको पता है वहां पे अक्सरियत है, तो वहां पे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इनको वो डिबेट भी नहीं करवानी जो कि नॉर्मल एक गवर्नमेंट को करनी है, तो इसलिए सुकून से हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, अब ये क्या करेगी, डिसएग्रीमेंट एंड रेक्टिफिकेशंस की अगर बात करते हैं, ये जो CCLC है तो CCLC रेक्टिफाई करेगी अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड बाय एग्रीड अपॉन द स्पॉन्सरिंग डिवीजन्स। अब समझ रहे हैं बात को कि जो इदारा बताएगा कि भाई हमें यहाँ पे इस जगह पे प्रॉब्लम्स है इन्वेस्टमेंट लेने में, हम जो है हम यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और ये मुल्क की तरक्की के लिए जो है वो ठीक नहीं है, तो क्या होगा जी, वहां पे उसको चेंज कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो प्रपोज करता जाए उसको वहां पे चेंज करते जाएंगे, इसके पास ये पावर होगी। और जो कैबिनेट के जो डिसीजंस हैं उसको अगर देखा जाए तो वो पॉलिसी डिसएग्रीमेंट करेंगे, या जो भी पॉलिसी डिसएग्रीमेंट हो रहा है उसको चेंज कर देंगे, यानी कोई भी ऐसा डिसीजन या लॉ जो है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको चेंज कर दिया जाएगा, और ये सबसे खतरनाक है।
अब यहां तक ये तो है जी कि जो कमेटीज बना दी गई। अब सवाल ये है, जो क्वेश्चन उठाया जा रहा है, खास करके जो सेनेट में उठाया गया रजा रब्बानी की तरफ से, उन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन उठाए हैं कि भाई ये इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिकंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये रिकंस्ट्रक्शन जो केयर टेकर कैबिनेट है वो नहीं कर सकती। तो जो सेनेटर रजा रब्बानी साहब है उन्होंने जो है उसको डिनाउंस किया और रिकंस्ट्रक्शन जो है कैबिनेट कमेटीज की, इसके ऊपर काफी ज्यादा जो है वो बात की है कि भाई ये इनका इख्तियार नहीं है, ये नहीं कर सकते। और उन्होंने इसको नाम दिया इलीगल का और अनकॉन्स्टिट्यूशनल का, कि भाई जब भी कोई इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो आज नहीं तो कल लाजमी बात है उसके ऊपर एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। तो ये कहा जा रहा है कि भाई ये इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, गो कि वो ये भूल चुके हैं कि उन्हीं गवर्नमेंट ने ये पावर्स दी थी, पीडीएम गवर्नमेंट ने। तो वो ये कहते हैं कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स हैं ये, कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्रॉ करता है केयर टेकर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके अगेंस्ट है। वो कहते हैं कि भाई जो सेक्शन 230 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, वो क्या कहता है, वो बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देता केयर टेकर गवर्नमेंट को कि वो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सामने आए या इस तरह जो है वो खुद को ड्रॉ करे या अपने लिए खुद ही लॉज जो है वो बनाती जाए अपने हिसाब से। ऐसा नहीं है, वो ये कह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि भाई जो उन्होंने क्वेश्चंस जो है वो रेज किए हैं, वो ये कहते हैं कि भाई कंसर्न्स किसके ऊपर है कि केयर टेकर जो गवर्नमेंट है वो अब ऐसे रोल प्ले कर रही है जैसे वो एक जुडिशियल लाइक रोल हो, यानी अब उसके पास सारा इख्तियार आ चुका कानूनी, तो वो अपने कानून को इस्तेमाल करेगी। तो ये तो फिर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके बिल्कुल अगेंस्ट है, ठीक है। और ये हकीकत है कि उसकी बिल्कुल अगेंस्ट है। अगर गवर्नमेंट ने, केयर टेकर गवर्नमेंट ने ही जो डिसीजन लेने हैं, नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट ने, तो फिर इलेक्शन की क्या जरूरत, फिर तो सारी चीजों की कोई जरूरत नहीं है। तो अनइलेक्टेड जो गवर्नमेंट है, जैसे अब पार्लियामेंट जो डिसीजन लेती है ये सारे वो लेगी, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। वो ये कहते हैं कि केयर टेकर कैबिनेट को 230 आर्टिकल के तहत जो है इलेक्शन एक्ट के तहत क्या करना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव के एडमिनिस्ट्रेशन के जो मैटर्स हैं उनको डील करना चाहिए बगैर किसी जो है वो अमल दखल के, कोई नए लॉज पास किए हुए, और असिस्ट करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को है, ताकि उसको असिस्ट करे इम्पार्शियल इलेक्शंस के लिए, कि गैर जानिबदार जो हैं वो इलेक्शंस हो सकें। तो असल काम जो केयर टेकर सेटअप का था इससे पहले पाकिस्तान में, वो सिर्फ इलेक्शंस करवाना था। लेकिन क्योंकि अब चीजें चेंज हो गई, अब इलेक्शंस का माहौल नहीं, मूड नहीं, और पाकिस्तान को ये समझ आ रहा है कि इलेक्शन से फायदा भी नहीं होगा, तो इसलिए जो है अब ये चीजें चेंज हो चुकी हैं। तो एट द एंड अब ये जो कमेटीज हैं, अगर सबसे पहले उनको हम कंक्लूड करते हैं, तो देखिए कमेटीज का हम ये कह सकते हैं कि कमेटीज को इसलिए फॉर्म किया गया या रीशेड्यूल किया गया कि इसका पर्पज ये है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट को लाया जाए, यानी इकोनॉमी के ऊपर काम किया जाए, और स्ट्रीमलाइन किया जाए लेजिस्लेशन प्रोसेस को, कि जहां पे भी कोई ऐसी कानून साजी है जो रुकावट है, ठीक है, जो रुकावट है इन इन्वेस्टमेंट्स के लिए कहीं पे भी, उनको दूर किया जाए। अब वहीं पे कंसर्न्स क्या पैदा हो रहे हैं कि भाई ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन की जा रही है, खास करके जो कानून की कमेटी है उसकी जो की जा रही है कि वो जो मर्जी लॉ बनाता जाए और उसके अकॉर्डिंगली आप जो है अपनी हुकूमत को तूल देते जाओ, इदारों को चेंज करते जाओ, जो काम एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ होना चाहिए। क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो जाहिर बात है पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, अवामी नुमाइंदे डिसाइड करेंगे कि भाई अवामी इदारे जो है वो कैसे होंगे। तो इसका मतलब यहां पर ये खुद अगर अपनी मर्जी से करेंगे तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा होगा। तो इसलिए यहां पे तनकीद भी मौजूद है। तो एट द एंड अगर हम देखें तो शायद ये जो है वो हकीकत में, अगर हम सियासी निज़ाम की बात करते हैं, यानी पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, तो ये उसके अगेंस्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि भाई पॉलिटिकल सिस्टम को पीछे रखो और फिलहाल मुल्क को आगे रखो, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे तकसीम मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।